तीन मतलब अगर मुझसे कोई टॉप 3 सिम्टम पूछे तो सबसे पहले तो ये कि चेस्ट पेन विद रेफर, चाहे वो कहीं को रेफर हो रहा हो। दूसरा डिस्कम्फर्ट, यदि पेशेंट आपको डिस्कम्फर्ट बता रहा है एंड डिस्निया और फटीग, बस अगर ये 4 बता रहा है कि या तो कह रहा है कि मैं बहुत थकान फील करता हूँ और जब चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, आई एम फीलिंग नॉट इजी, मतलब मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा, मतलब अनइजीनेस फील है और चेस्ट पेन है, चाहे वो स्लो है चाहे और परसिस्टेंट है, 1 दिन से हो गया या 2 दिन से हो गया है, और यदि कोई टिपिकल साइन मिल रहा है आपको, भैया स्वेटिंग बता रहा है कि मुझे तो ठंडा पसीना इतना है डॉक्टर साहब, ऐसे मेरी सारी शर्ट भीग गई, तो उसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि भाई वो 100% जो है MI हो सकता है। साथ साथ आप 2 मिनट में ये भी पूछ लो कि भाई स्मोकिंग है या डायबिटीज है। डायबिटीज है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग कर रहा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, आपको साथ में ये भी मिल गया। Hello everyone. Welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collect Care. And today we have with us a very special guest, Dr. Rajkumar Bajaj sir. He is an MD physician with extensive experience in managing diabetes, fever and immunology related condition. He has been in active clinical practice for over 15 years and currently runs his private practice at Parihat Multi-Speciality Center at Meerut. Dr. Bajaj has worked with leading medical institutions, delivered CME lectures, and has multiple national and international research publications to his credit. His clinical approach is strongly patient centric with a focus on early diagnosis, prevention, and real world OPD challenge. We are delighted to have sir on with us in this show. Welcome on the show, sir. Yes. Hello dears, me Dr. Rajkumar Bajaj. Very good morning and happy New Year's. अब हमारे टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा हमें बिगिनिंग से बताइए कि मेडिसिन चूज करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड देन आप ये टुवर्ड्स डायबिटीज और हार्ट कंडीशंस की तरफ कैसे आपने मूव फॉरवर्ड किया सर? देखिए, डायबिटीज एक ग्लोबल प्रॉब्लम से, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर हों, क्लिनिशियन हों, एवरी डॉक्टर और एवरी क्लिनिशियन फेस द डायबिटिक पेशेंट, चाहे वो डेंटिस्ट्री हो, सर्जरी हो, एंडोक्राइन हो, रोमेटोलॉजी हो या नॉर्मल फिजिशियन हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो, एनी ब्रांच। तो डायबिटीज इतनी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपके हर डॉक्टर के पास डायबिटीज पेशेंट आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप डायबिटीज़ के लिए हमेशा जब भी कभी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कहीं भी कोई CME हो रही है या कहीं कोई बड़ी वर्कशॉप हो रही है, तो आपको डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम ए डेंटिस्ट है कि मुझको डायबिटीज़ के बारे में जान के क्या करना है, या मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ मुझे डायबिटीज़ के बारे में जान के क्या, क्योंकि आप सबके पास जो है पेशेंट आते हैं और डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यदि वो कंट्रोल नहीं है तो आपके हर ब्रांच पर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सभी को जानना। अब हम लोग अगर ये मानते हैं कि देखो, सबसे पहले तो पेशेंट आना ज़रूरी है किसी भी इंसान के पास। यदि कोई पेशेंट आपको रेगुलर किसी पर्टिकुलर सिम्पटम को लेके आ रहा है, तो फिर आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके बारे में हमें जानना है। क्योंकि एक डॉक्टर को क्या है कि आपको, जब तक डॉक्टर अपनी इसकी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगा कि आपके पास कोई पेशेंट लगातार आ रहा है, तो उसके बारे में आपको पहले अपना जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बुक हैं या आपके पास कोई मीडिया है, उससे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी करना। क्योंकि पेशेंट तो आपको बिल्कुल, उसको नहीं पता है कि आप किस ब्रांच के डॉक्टर हो। आपको अपनी जब वो प्रॉब्लम बताता है तो वो ये मान के चलता है कि यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आपको सबसे पहले अपने लिटरेचर से या जो भी आपको पढ़ना है उससे पढ़ना। अगर हम अपनी बात करें तो सबसे पहले यहाँ लगभग 2003-4 के आसपास जो है शुरू हुआ था, डॉक्टर मोहन ने एक EBDM एविडेंस बेस्ड डायबिटिक मेलाइटिस पर एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया था, जहाँ से डायबिटीज़ की मेरिट में मतलब एक बहुत बड़ा एक हब बन के इसको बढ़ा। जो डॉक्टर SP सोंधी सर ने उस कोर्स को कंटिन्यू कराया था। एवरी संडे इसकी जो है फिजिकल क्लासेस होती थी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। MSD कंपनी थी, उसने उस समय कराया था, सज्जन गौड़ उस समय थी। तो उन्होंने इसको मतलब एक भी ट्रीटमेंट तो पहले भी कर रहे थे लोग, लेकिन एक जो बारीकियाँ इसकी पता करना, व्हाट डू नॉट डू, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नई मॉडलिटीज़ क्या आ रही हैं, किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए, तो सबके बारे में वहाँ से शुरुआत हुई। और अब मुझे लगता है कि आज की डेट में मतलब मेरठ एक बहुत बढ़िया एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर अपग्रेडेशन जो है क्लिनिशियन का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा CME होती हैं, और अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो है हमारे, चाहे नेफ्रोलॉजी वाले हों, डॉक्टर संदीप गर्ग हैं, डॉक्टर बिंद्रा जी हैं, डॉक्टर प्रदीप जी हैं,
कार्डियो में डॉक्टर राजीव अग्रवाल साहब हैं, डॉक्टर ममतेज गुप्ता हैं, डॉक्टर संजीव सक्सेना हैं, और आपके एंडोक्राइन में डॉक्टर अमित रस्तोगी सर हैं, सब जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी हैं, और भी डॉक्टर राजीव गुप्ता, बिंद्रा जी, डॉक्टर अमिताभ गौतम हमारे फिजिशियंस हैं, मतलब ये डॉक्टर संदीप जी, सभी लोग ना तरह तरह, डॉक्टर हमारे अदीप मित्रा जी, डॉक्टर सौंदी सर, सभी लोग जो है टाइम टू टाइम स्पीकर रहते हैं, और वो बहुत अच्छे से उसका पैनल डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता हैं, मतलब जितने भी नाम लिए जाएं काफ़ी कम है, मतलब और बड़ा अच्छा डिस्कशन होता है। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट भी, नेफ्रोलॉजिस्ट भी, नॉर्मल फिजिशियन भी, एंडोक्राइन भी, सब लोग एक साथ, हमने कई यहाँ पर फोरम बना रखे हैं जिनके अंडर जब हमारी सीएमई होती है तो बहुत अच्छे से पेशेंट टू पेशेंट डिस्कशन होता है, क्लिनिकल स्वयं का क्या एक्सपीरियंस रहा किसी ड्रग को लेके, किसी पेशेंट को लेके। तो जब हम ये सब अपग्रेडेशन अपने मन से हम जाते हैं, देखो समय 1-2 घंटा जरूर लगता है, लेकिन जब आप जाते हो डिस्कशन होता है तो अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलते हैं और दूसरे के एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो। कार्डियोलॉजिस्ट अपनी बात बताएगा कि भाई डायबिटीज था, उसको ये सिम्टम आई, फिर हमने क्या किया, सब लोग बताते हैं। तो इस सबसे एक जब ग्रुप आपके साथ जुड़कर आपको एक नॉलेजेबल आप बनते हो, तो तब आप अपने हर मरीज के हर क्वेश्चन का आंसर समझने में और देने में जो है अच्छे से आप वो कर पाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर। और मतलब जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ के बारे में जो अवेयरनेस है वो भी रिसेंट ईयर्स में बहुत डेवलप हुई है, राइट? जैसे मेरठ जैसे सिटीज़ में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट होना स्टार्ट हुए हैं, राइट सर? सो जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ में हार्ट रिलेटेड कंडीशंस के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में हो गया एंजाइना। तो सर जब हम एंजाइना के बारे में सोचते हैं तो यूजुअल क्लासिक जो चेस्ट पेन होता है हम वो इमेजिन करते हैं। तो जैसे आपका जो डेली ओपीडी एक्सपीरियंस होता है उसमें डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो कितनी बार ये यूजुअल टेक्स्ट बुक टाइप सिम्टम्स लेकर आते हैं सर? देखो डायबिटीज कोई, मैंने पहले ही मेरा सेंटेंस ये था कि डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है इफ यू आर कंट्रोल्ड है। यदि किसी का ब्लड शुगर बिलो 200 रहता है खाना खाने के बाद भी, वो अपनी मेडिसिन से या चेंज इन लाइफ स्टाइल से यदि वो अपने को कंट्रोल रखता है, बेशक वो 2 दवाई खा के हो रहा है, 1 दवाई खा के हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर उनको इस तरह के सिम्टम, इस तरह की जो मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन ये बात सही है कि जो डायबिटीज लोग हैं वो, उनका एक रिस्क फैक्टर है हाइपरग्लाइसीमिया है, कि वो कार्डियक प्रॉब्लम उनको जो है जल्दी हो सकती हैं, या नेफ्रोलॉजी की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी की भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो ये है, क्योंकि ये हैं सब तभी जब ये अनकंट्रोल है। यदि आप अनकंट्रोल आपका ब्लड शुगर रहता है तो ये सिम्टम आ सकते हैं, मगर उसके बाद भी फिर बात ये आती है कि जब हम मेडिसिन इसके लिए यूज करते हैं तो हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट के साथ साथ, तो हमको फिर डायबिटिक मरीज के लिए, अपने जो भी मरीज हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ये सोचना होता है कि जिन दवाइयों के स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर ना हो, मतलब कुछ कार्डियो सेफ जो ज़्यादा हैं, जिन पर डाटा है, जिनके पास लिटरेचर है, वो मेडिसिन आप ज़्यादा यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब आप सारे पैनल्स को सुनते हैं हम लोग, तो इनका हमको पता भी चलता है, और फिर ये बातें आती भी रहती हैं। आप लोग भी काफ़ी सीएमई के थ्रू भी, लेकिन जब आपके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं कंपनीज के, जिन्होंने रिसर्च मॉलिक्यूल जब डाउन करते हैं, तो वो भी अपने काफ़ी लिटरेचर दे के जाते हैं, बता के जाते हैं कि भाई हमारा ये मेडिसिन इतना, हमारा ये सेफ है, ये कार्डियक सेफ है। अब बात जब सिम्टम की आएगी, तो चेस्ट पेन के सिम्टम यदि आप जो है एमआई के कहते हो, तो ये मतलब आप ऐसे केवल सिम्टम देख के आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि ये डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, नॉन डायबिटिक हार्ट अटैक है। सिम्टम तो एक जैसे ही आते हैं, बस ये कि उनको डायबिटीज भी होगी। देखो अब ऐसे कितने आपको केसेस मिल रहे हैं जहां पर ना डायबिटीज ना कुछ, फिर भी उसको एमआई हो गया, और डायबिटीज भी हो सकती है। तो ये डायबिटीज के लिए ये कहना मुश्किल है कि ये जो एमआई हो रहा है इसको डायबिटीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज है तो बस ये कि आपको उसकी मेडिसिन देखनी है कि ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही जिनका कार्डियक साइड इफेक्ट ज़्यादा हो, तो उन चीज़ों को आप एक्सक्लूड करा सकते हैं। बाकी सिम्टम एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो मतलब नॉन डायबिटिक हो। बस डायबिटिक में आपको ये हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो प्रेसिपिटेट इन सिम्टम को कर सकती हो। आप उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपको साथ साथ देखना है। और पेन, अगर हम सिम्टम की बात करेंगे तो चेस्ट पेन को कभी भी हमको उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। देखो नॉर्मल अगर एसिडिटी का पेन है, आप OCD कुछ खा लेते हैं या 2-4 घंटे में अपने आप ही सेटल डाउन हो जाता। यदि किसी के चेस्ट पेन के साथ साथ वो पेन थोड़ा रेफर भी हो रहा है, जैसे कि आपके जॉ में पे आ रहा है या आपके टीथ में आ रहा है,
आपके लेफ्ट हैंड में आ रहा है, आपके बैक में जा रहा है। एक तो सिम्टम पहला तो चेस्ट पेन का यही है कि एंजाइना में कि पेन हमेशा थोड़ा बहुत रेफर होगा, या दूसरा आपका पेन रुक रहा है, आप 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया मगर पेन आपका नहीं जा रहा, एंड ऑल्सो फील डिस्कम्फर्ट, आप थोड़ा मूव कर रहे हो तो आपको हल्का सांस फूल रहा है, तो आपको सेटिंग आ रहा है, थोड़ा चलने में आपको फील हो रहा, वीकनेस हो रही है, फटिगनेस भी हो रही है साथ साथ। तो यदि चेस्ट पेन के साथ आपको ये सब सिम्टम भी साथ साथ आ रहे हैं तो आपको ये अलार्मिंग साइन है, आपको होना चाहिए कि ये एमआई हो सकता है, चाहे आप किसी भी एज की हो। सबसे ज्यादा यंग एज में प्रॉब्लम है। अब यंग एज के आदमी को चेस्ट पेन होगा, कभी सोच नहीं सकता कि भाई उसको हार्ट अटैक हो सकता है, और यदि किसी ने बताया भी तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ मुझे कैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये चेस्ट पेन आपको इसलिए हो रहा हो कि आपको मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि जब हम बोर्न हुए हो हमारी कोई एबनॉर्मलिटी ऐसी रही हो कि वो कंप्रोमाइज अभी चल रही थी। अभी एक पेशेंट केवल आया वैसे ही कि मुझको जो है चलने पे सांस फूलती, कि अभी उसे कोई वैसा चेस्ट पेन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही हमने देखा, मैं ईको करा लूँ, कई बार मैं करा लेता हूँ ऐसे करके कह रहा हूँ उससे, ईको कराया तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 15 से 20% आया, और एज उसकी लड़की की है 25 साल के आसपास, उसके MR अब आप सोचो ये वही मरीज है जो कभी डीजे पे डांस करते करते सडन कोलैप्स हो गया। अब यदि ये मरीज अब ऐसे डायग्नोज नहीं होता एक्सीडेंटली, तो कहीं नाच रहा होता, कहीं जा रहा होता, कहीं वैसी रनिंग कर रहा होता, सडन कोलैप्स कर जाता, उनको फिर कारण नहीं पता चलता कि ये तो पहले से अनडायग्नोज्ड इसकी प्रॉब्लम पड़ी हुई थी। बस ये आता कि अरे ये तो कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, सडन मर गया, अचानक बच्चा मर गया, अचानक ये तो चलते चलते मर गया। तो ये जो इस तरह के केसेस होते हैं, अब उनका जो भी यानी कि दिमाग में आता है वही उसको वो बता देता है। लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी को अचानक हुआ और वो मर गया अचानक हार्ट अटैक से, क्योंकि मेरे ऐसे कई एक्सपीरियंस है, देखो जिनको आपने यूट्यूब पे देखा, मीडिया पे देखा कि अरे ये देखो एक चलते चलते अचानक बैठा और हार्ट अटैक होकर मर गया, वो हमने मीडिया से देख लिया, मगर हमने ना तो उसके अटेंडेंट से पूछा, ना उससे मरीज से हमने पूछा, हमें कुछ पता ही नहीं, बस वही बात पे उसी को हमने फिर और आगे बढ़ा दिया कि अरे आजकल तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 दिन से उसको दर्द चल रहा था, या और वो उसको अवॉइड कर रहा था। एक हमारे परिचित थे, उनको चेस्ट पेन हुआ और उनको जो है वो खुद ही सिम्टम को पूछ रहे दूसरे अपने दोस्तों से, ये जो मतलब प्रोफेसर, कि यार ये चाहे जो हार्ट का दर्द ऐसा तो नहीं होता कि इस तरीके से हार्ट अटैक, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये हार्ट का दर्द हो सकता है, तुम हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ नेक्स्ट डे। खैर वो उनके मित्र उनको ले भी गए हार्ट के डॉक्टर के पास, ECG वगैरह सब किया, डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हें हार्ट अटैक है, अब एडमिट हो जाओ, नहीं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। अरे नहीं डॉक्टर मैं तो वैसे ठीक हूँ, कल से तो पहले से कम है दर्द, अब तो आप जो है बस दवाई दे दो घर के लिए। अब देखो डॉक्टर का तो भाई अपना ठीक है, भाई नहीं मान रहा हूँ, दवाई लिख दे। अब दवाई लिख कर डेली लेकिन एक्टिविटी उन्होंने एज शुरू करी, दवाई भी खाई, नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह को जो है वॉक कर रहे, क्योंकि उन्हें क्या हो तो अपना वॉक करने लगा, दर्द ठीक हो गया वो कर, और सडन कोलैप्स हो गई। अब अखबार की हेडलाइन बनती है कि सडन प्रोफेसर कोलैप्स। अब क्योंकि आइडिया है, हमारे थोड़ी परिचित थी, तो हमें तो पता था ये 3-4 दिन से चल रही है और बिल्कुल अवॉइड करें खुद ही ट्रीटमेंट, मगर पब्लिक को तो यही लगा कि भाई ये तो अचानक ही हो गया। तो हार्ट का जो मरीज है, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें पता चल जाता है, वो बात अलग है कि हम अवॉइड करते हैं। एक और मैं बताऊं, यहाँ पर जो है इलाहाबाद से आए थे डॉक्टर साहब, खुद डॉक्टर थे, वो अपनी मैडम के साथ ही हैं, 4 दिन से उनको चेस्ट पेन चल रहा था, कभी कभी चेस्ट पेन में ECG नॉर्मल आ जाता। ECG लोग चाहते हैं कि ECG हो गया हो, मतलब मैंने कई बार देखा, मैंने कई के लोगों के ECG नॉर्मल आ जाते हैं शुरू में, चेस्ट पेन अगर हुआ है उस समय नहीं आते, तो फिर भी यदि आपका चेस्ट पेन है, डिस्निया है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप उसको केवल ECG पे मत जाओ, आगे फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। जी। बिल्कुल सर। और जैसा आपने बोला कि आपने एक यंग पेशेंट्स को देखा और उसको ईसीजी के लिए भेजा, राइट? सो आई थिंक उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, बट आई थिंक जैसे लाइक सर क्राउडेड ओपीडी सेटअप में जहाँ टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है आप लोगों के लिए, तो ऐसी कौन सी मोस्टली टॉप 3 थिंग्स हैं सर जो आप मेजर करते हैं ताकि वो आगे फर्दर डायग्नोसिस के लिए जा सके, या कौन से रेड फ्लैग्स आप मेजर करते हैं टॉप 3? 3 मतलब अगर मुझसे कोई टॉप 3 सिम्टम पूछे तो सबसे पहला तो ये है कि चेस्ट पेन विद रेफर, चाहे वो कहीं को रेफर हो रहा हो। दूसरा डिस्कम्फर्ट, यदि पेशेंट आपको डिस्कम्फर्ट बता रहा है, एंड डिस्निया और फटीग, बस अगर ये 4 बता रहे हैं कि या तो कह रहा है कि मैं बहुत थकान फील करता हूँ और जब चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है,
आई एम फीलिंग नॉट इजी, मतलब मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा, मतलब अनइजीनेस फील है और चेस्ट पेन है, चाहे वो स्लो है चाहे और परसिस्टेंट है, एक दिन से हो गया या 2 दिन से हो गया है। और यदि कोई टिपिकल साइन मिल रहा है आपको, भैया स्वेटिंग बता रहा है कि मुझे तो ठंडा पसीना इतना आया डॉक्टर साहब, ऐसे मेरी सारी शर्ट भीग गई, तो उसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि भाई वो 100% जो है एम आई हो सकता है। साथ साथ आप 2 मिनट में ये भी पूछ लो कि भाई स्मोकिंग है या डायबिटीज है, डायबिटीज है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग कर रहा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, आपको साथ में ये भी मिल गया। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आता है तो उसे एसिडिक समझ सकते हो, मगर यदि साथ में वो डिस्कम्फर्ट बता रहा है और वो मुझे लगता है कि यदि इतने बड़े डॉक्टर तक आ गया, देखो कोई भी आदमी किसी भी डॉक्टर के पास जाने में 2,000 रुपये खर्च मिनिमम आते हैं, चाहे वो रिच हो या वो, पेमेंट सबके लिए बराबर जो है आता है। अगर कहीं 10 रुपये की चाय मिल रही है और वो लोग कहते हैं 10 रुपये की अच्छी चाय है, तो अरबपति आदमी भी जो है वो 10 रुपये वाले की चाय पीने जाएगा, है ना। तो इसलिए पैसा भी कोई, क्योंकि जो क्लिनिशियन की, क्योंकि अगर किसी को दर्द हो रहा है एसिडिटी का कैप्सूल वो खुद ही खा लेगा, थोड़ा बहुत एक आध मेफ्टाल इस पास भी खा लेगा। तो यदि वो आपके पास आया है तो आपके पास आया ही इसलिए है, वो केवल तेजाब या गैस्ट्रिक पेन लेके नहीं आया। अब वो कंफ्यूजन में है, उसको इतना मतलब लेवल आ चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो फिर आपको उसे एज ए डॉक्टर की तरह ही देखना चाहिए और आपके दिमाग में सारे सिम्टम आ जाने चाहिए कि यदि पेशेंट आप तक पहुंचा है तो कहीं एमआई तो नहीं। और एमआई से रिलेटेड आपके पास देखो टेस्ट भी हैं, भाई डॉक्टर के पास तो सब टेस्ट हैं। पहले तो सिम्टम आपने देख ली, हिस्ट्री आपने ले ली, एज वगैरह तो कह रहा, तो अब कोई उसमें मैटर ही नहीं एज का तो ज़्यादा। और साथ में आप अपने टेस्ट करा लो जो बेसिक टेस्ट हैं, भाई आप ईसीजी सिंपल है, ज़्यादातर ईसीजी में मतलब 70-80% लोगों का पता चल जाता है। फिर आप साथ साथ ट्रोप्टी का, तो भाई हर डॉक्टर की क्लिनिक पे ट्रोप्टी की किट होती है, आप 1 मिनट 1 बूंद ब्लड लेके आप जो है उसको चेक करा सकते हो। और आपका सीबी के एम बी है वो भी करा सकते हो, बाकी और भी वीएनपी वगैरह टेस्ट हैं, मतलब फिर आप फर्दर इको वगैरह जो करा सकते हो, बशर्ते और पेशेंट को बिल्कुल बता के भेजो कि ये एमआई हो सकता है। यदि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आ रही है तब भी, क्योंकि फर्स्ट डे कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती, और आप एक्सक्लूड करा लो, चेस्ट एक्सरे करा लो, भाई को निमोनिया होगा तो पता चल जाएगी। तो सिम्टम के साथ साथ यदि पेशेंट अब इस समय रिलैक्स भी है तो आपको एक मतलब ये मानो कि आपके पास आया है वो तो जरूर ही प्रॉब्लम लेकर आया। और कभी कभी नहीं, अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, एक पेशेंट हमारा आर्किटेक्ट था, बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरे हॉस्पिटल का नक्शा वक्शा बनाया था, अब तक बन भी जाता है यदि होता तो। हुआ क्या कि वो संडे का दिन था और वो उसका फ़ोन आया कि वो मुझे अभी दर्द हो रहा है, दिखाना है। मैंने बराबर में अस्पताल में ओपीडी में दिखाया, उसका ईसीजी करा, वो नॉर्मल आ गया ईसीजी। दर्द उसको 3 दिन से हो रहा है, अगर 2 दिन से 3 दिन से कहीं लोकल डॉक्टर की दवाई ले रहे। अब मैंने उसे फिर भी बोला यार ये ऐसा तुम्हें हार्ट अटैक ना हो भाई, वैसे ईसीजी नॉर्मल आया तुम एडमिट हो जाओ। अब वो एडमिट होने के लिए कि ठीक है, मैं फ़ोन पे बात उसकी मैडम इससे बात करने लगी, वो भी वेटिंग में बैठा। वेटिंग में बैठे बैठे कहना डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी करो कुछ। तो भाई मैंने कहा इसे कहीं पेनिटाइटिस वगैरह ना हो, क्योंकि ईसीजी नॉर्मल है। फिर भी हमने तुरंत एडमिट कर इमरजेंसी में लेके गए, ड्रिप का सामान मंगाया, इतने ड्रिप उसको लगी नहीं, इतने में ही वो कोलैप्स हो गया, गैस पिन चला गया, चला और वो नहीं बचा, मतलब चला गया। अब आप देखो कैसा आप केवल ईसीजी पर वो कर सकते हो ट्रस्ट, लेकिन उसको 3 दिन से चल रही थी प्रॉब्लम, पर वो भी नहीं समझ रहा था यार, हम भी नहीं समझे पहली बार में तो एकदम। लेकिन यदि वो 3 दिन पहले ही आ जाता और 3 दिन से वो तो फिर उसको शायद मतलब उस लेवल पे, क्योंकि देखो एंजियोग्राफी मुझसे अगर कोई पूछे कि फाइनल टेस्ट तो एंजियोग्राफी, अगर कोई ये कहे कि भैया हार्ट का जो है मुझे टेस्ट कराना कि है नहीं है मेरी हार्ट ठीक है नहीं ठीक, तो उसका तो इको और एंजियोग्राफी दोनों है भाई। इको से आपकी वाल अब वो पता चल जाएंगे, और सारी तो प्रॉब्लम उसी से पता चलता है। क्योंकि आपको पेन या एमआई तब होता है जब आपका अगर 75% भी ब्लॉकेज है ना, तब तभी पता नहीं चलता। जब 100% ब्रेस्ट होता ब्लॉक हो जाती है तब पता चलता है। तो यदि आपकी एंजियोग्राफी होती है तो उसमें पता चल जाता है। अब एंजियोग्राफी भी इसलिए नहीं कराते रूटीनली, कह रहे उसके अपने एक साइड इफेक्ट। हेल्दी आदमी तो नहीं कराएगा ना, हेल्दी सोचेगा यार कभी और लपड़ा ना हो जाए, कुछ डाई वाई डलती है, कुछ होता है। ऐसे भी कई बार 1-2 केसेस सुनने में आ गए कि भाई सब गए एंजियोग्राफी कराने, वहीं पे कुछ हो गया। तो लेकिन फिर भी जब देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको कोई सिम्टम थोड़ी था। और थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट कर रही हूँ बात अलग है, उन्होंने नहीं बताया हो, वो तो स्पीच देते देते ही कोलैप्स कर। तो अब उनके चेकअप तो देखो इतने बड़े हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका पीरियडिकल चेकअप नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता होगा, लेकिन एंजियोग्राफी नहीं होती होगी।
बात ये है, अगर एंजियोग्राफी किसी की होगी तो वो तो पता चल जाएगा भैया, अगर थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज आ रहा है तो प्राइमरी, मगर वो जी अभी नहीं है, इसे सीटी एनजियो तो खैर आ गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डॉक्टर को अपने एज ए सब चीज़ों को सोच के बताना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत पुराने डॉक्टर, बड़े नंबर 1 मेरठ के, और जो उनका बेटा है वो भी डॉक्टर, और घर क्लिनिक भी अंदर घर में ही, और उन्होंने कहा कि पापा दर्द हो रहा है मुझे, मतलब चेस्ट में। उन्होंने कहा एसिडिटी हो रही, डाइजिन वाइजिन ले लिए डाइजिन वगैरह वैसे भी। 3-4 घंटे बाद फिर वो शाम को कहने लगे 10 बजे कि मुझे आराम नहीं पड़ रहा, कि कोई नहीं तू ऐसा कर, अब ज़्यादा कुछ वैसा मत खा लेना, मतलब एक और ले ले कुछ, जैसे दुआ कि अब सुक्राफिलो ले ले भाई, हैं वो मतलब, क्योंकि भाई ये उनकी इसी 35 साल हो गई होगी डॉक्टर साहब की, और जो उनके पापा तो उनके भी तो बड़े डॉक्टर थे ये। और रात को 2 बजे कलेप्स हो गई वो डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर का बेटा, है ना, कितने बड़े डॉक्टर का मतलब नाम लो तो ऐसा लगेगा कि इतने बड़े डॉक्टर, और उनका बेटा भी खुद एमडी मेडिसिन थे। वो ही नहीं समझ पाए अपने दर्द को कि एमआई होगा। तो यदि कोई मरीज आप तक आ रहा है, इसका मतलब पहला अपना ट्रीटमेंट कर चुका है बेसिक, तब वो आपके पास आया। आपको तो फिर अपना वही सोचना है, देखो उसको नहीं कोई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर हुआ तो उसका तो जान चली गई। मैं तो बहुत ऐसे ही, मेरा यंग लड़का बिल्कुल एक ऐसी 25 साल का आया, उसका ईसीजी में कुछ खास चेंज नहीं था, हल्का सा चेंज था। मैंने बोला अरे तू एडमिट हो जा, कभी हार्ट अटैक ना हो। अरे मुझे कहाँ से हार्ट अटैक आ जाएगा, मैंने रात वो खा ली। हर इंसान जो रात में खाया, जो सुबह खाया, उसके नाम लगा रहा। आपका गला खराब हो गया, रात को भिंडी खाई है तो आप भिंडी के नाम लगा रहे हो, किसी ने दाल खाई है वो दाल के नाम लगा रहा, किसी ने आइसक्रीम खाई है वो आइसक्रीम के नाम लगा रहा है, मतलब जिससे भी उसने कहा उसी के नाम लगा। अरे कुछ कोई नहीं, दवाई लिख दी, लिख दिया नीचे कोने में ऐसी की एडवाइस उसमें, और वो घर गया, आराम से घर जाके जीना जैसी चढ़ा, खट से जाके वो गिर गया और कोलैप्स हो गया घर पे ही। 25 साल का ईसीजी में जब कितना चेंज नहीं था उसको। तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट डॉक्टर तक जा रहा है तो उसे प्रॉब्लम तो है, अब ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसे कितना समझाए, फिर ये उसकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि फिर वो डॉक्टर की कितनी मान दे। तो एग्री सर। एंड आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पे रेज किया सर कि लाइक रेगुलर चेकअप्स जैसे इंडिया में इंक्रीज हुए हैं, राइट, लोग कराने लगे हैं, तो उसके अंदर फिर भी कुछ ऐसे चेकअप्स होते हैं जो आदमी को उसमें भी एड ऑन करा के रखना चाहिए। जैसे रेगुलर चेकअप पे भी अगर लोग शिफ्ट हुए, तो जैसे आपने बोला कि एंजियोग्राफी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि सर कौन सी वो पोजीशन है या कौन सा एज का ब्रैकेट है जब आदमी को वहां पे कित एंजियोग्राफी अपने रेगुलर चेकअप में इंक्लूड करनी चाहिए और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जैसे आपने मेंशन किया क्योंकि रेगुलर चेकअप में, क्योंकि इन देखो कभी भी रेगुलर चेकअप में कोई जिसके अंदर कुछ अंदर बॉडी की किया जा रहा, वो चीज अभी रेगुलर चेकअप के लिए एडवाइजेबल नहीं है। वही भी नहीं है कि रेगुलर चेकअप में जो एंजियोग्राफी कराई जाए। मगर यदि किसी को सिम्टम लग रहे हैं, जैसे कोई स्मोकर्स हैं, उनको लगता है कि यार मैं चलने में मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, मैं जब रनिंग करता हूँ नॉर्मल, बाकी से उससे ज़्यादा मुझे सांस फूलता है, मुझे फटिगनेस जल्दी होती है, मतलब उसे अगर लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने एज ग्रुप में मतलब कुछ मुझे है, या उसकी हिस्ट्री रही है कि भैया वो मतलब उसने स्मोकिंग ज़्यादा करता, तो उसे सीटी एनजियो कम से कम करा लेना चाहिए। तो उसे थोड़ा प्रायर पता चल जाए, जब वो 100% ब्लॉक होने से पहले ही पता चल जाए, उसका 50% ब्लॉकेज भी पता चल जाए, 25% ब्लॉकेज भी पता चल जाए, तो वो अपना ट्रीटमेंट टाइम से लेना शुरू कर देगा, या ब्लड थिनर या जो भी मेडिसिन से लेनी शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर वो नहीं होने के। बाकी फिलहाल ये भी है कि कम से कम रेडियोलॉजी को उसके अंदर जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अभी भाई आप रूटीन टेस्ट तो नहीं, आप सीबीसी हो गया आपके, एलएफटी केएफटी के साथ लिपिड प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एलडीएल लेवल 50 से मतलब आप तो ये कहते हैं कि 50 के बिलो रहना चाहिए, 30 के आसपास रहना चाहिए। तो यदि किसी का 100 ज़्यादा, एचडीएल कम से कम 50 से ऊपर रहना चाहिए, है ना। तो ये मतलब एलडीएल ज़्यादा वैल्यू माना गया है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड से भी ज़्यादा खतरनाक एलडीएल माना है। तो एलडीएल लेवल को आपको देखना, जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर होगा तो एलडीएल उनका बढ़ा हुआ। सीआरपी आप देख थोड़ा सा मार्कर है, जबकि बहुत स्पेसिफिक नहीं है, मगर जरूर उसका भी काफ़ी रोल है, सीआरपी अगर इंक्रीज रहता है। बाकी अभी आप ये तो खैर एक्यूट कंडीशन के लिए होते हैं, ट्रोप्टी या जो सीपी के एम भी हैं, बीएनपी हैं। बाकी इको और ईसीजीज के अंदर आराम से इंक्लूड करा जा सकता है, फिर भी आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें पता चल जा रही है। और यदि किसी को थोड़े बहुत भी सिम्टम आते हैं एट एनी एज,
उसको अपना सीटी एंजियो एक बार करा लेना चाहिए। बिल्कुल सर। एंड सर मतलब जैसे आपने बोला कि आप मेरठ में और वहाँ पे बहुत सारे सीएमईज प्रोग्राम भी होते रहते हैं। आप मतलब टॉप केबल से मतलब कनेक्टेड भी रहते हैं, राइट? बट इंडिया में अभी भी बहुत लार्ज पॉपुलेशन लाइक टियर 3 सिटीज में रह रही है। तो उन ओपीडी फिजिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप कि कौन सा क्लिनिकल माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ एटिपिकल एंजाइना या फिर साइलेंट एमआई? मतलब ये चीज तो देखना ही चाहिए आपको, ऐसा कौन सा पॉइंट है सर? देखो, साइलेंट एमआई के बारे में तो बड़ा मुश्किल होता है बताना, ना ही किसी को पहले पता चलता। दूसरा, यदि किसी को कुछ नहीं है ना, तो अब हम देखो कई बार यहाँ डायबिटिक कैंप रहते हैं। मैं तो मतलब रेगुलर ही है, वीक में कम से कम 2 डेज डायबिटीज कैंप रहते हैं। इसमें कोई किसी के पैसे नहीं लगते, जो भी आप लोग जो हैं करते हैं यहाँ, हम लोग उसका कोई पैसा भी चार्ज नहीं करते जो भी कैंप होते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जो मरीज के अटेंडेंट भी हैं उनका भी टेस्ट कर लो साथ साथ, है ना। ये नहीं केवल मरीज का ही करना, फ्री में ही टेस्ट हो रहा है। फिर भी बहुत मरीज के साथ वाले टेस्ट नहीं कराते। वो ये बोलते हैं अगर ज़्यादा आ गई तो हमें वहम बढ़ जाएगा। अब तो भाई देखो, ये है कि डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी मैक्सिमम सब लोग करते हैं बढ़िया, और आप लोग भी उसमें खूब सहयोग करते हैं कैंप कर करके। डायबिटीज कैंप हो रहा है, HbA1c कैंप हो रहा है, कभी मतलब एल्बुमिन का जो है यूरिन उसका टेस्ट करा रहे हैं आप लोग, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आप कैंप अगर करते रहें कम से कम अपने अवेयरनेस के लिए, मरीजों के लिए जो भी अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो कर सकते हो तो कर लें। और सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी वेटिंग में कोई अपना जो है किसी न किसी टॉपिक पे, बजाय उन्हें टीवी दिखाने के, मतलब मुझे लगता है कि स्क्रीन पर आपका कोई लेक्चर छोटा सा 5-5 मिनट का, ज़्यादा देर तो आदमी सुनता नहीं है। 5 मिनट का डायबिटीज पे, उसके बाद 5 मिनट हार्ट पे, 5 मिनट जो है गुंडे, मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्लिप यदि बना के, क्योंकि आपको जो दिखाना आते हैं उनका आप में फेथ है और आपको सुनने में उनको मतलब ठीक लगता है, अच्छा सुन सकते हैं। तो ऐसी क्लिप भी आप अपने क्लिनिक के बाहर जो है लगा सकते हैं, पोस्टर ऐसे कुछ लगा सकते हैं। अपने पर्चे जो हमारे प्रेस्क्रिप्शन पैड हैं उन पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आजकल तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई आप कई बार वो QR कोड दे जाते हैं कि अभी पेशेंट स्कैन करके अपनी इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हो जाए। तो मुझे लगता है क्या हेल्दी लाइफ है, क्या इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में करें तो और ज़्यादा बढ़िया हो सकती हैं। और वैसे काफ़ी हद तक हो रहा है, मतलब काफ़ी हद तक डॉक्टर्स जो हैं, अब आप देखोगे ना जब बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। और वैसे सब लोग कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प से ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है। क्योंकि भाई देखो, आप लोग फ्री में करते हो तो डॉक्टर तो अपने पास से तो पैसे लाएगा, मुश्किल ही करेगा, और करेगा तो बार बार नहीं करता। मगर ये है कि आज आपने कर दिया, कल किसी और ने कर दिया, तो जो हमारे कंपनी एजुकेटिव हैं वो काफ़ी इसमें हेल्प करते हैं। बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सो मच सर, पहले तो ये टेल करने के लिए। अब हम आते हैं सर इस पॉडकास्ट के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जो है रैपिड फायर। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको या तो एक वर्ड या फ्रेज में मेरे को देना है सर। सो पहला क्वेश्चन है सर कि कार्डियक कार्डियक का जो रिस्क होता है वो ज्यादा किस चीज से बढ़ता है, एज या फिर डायबिटीज का ड्यूरेशन? डायबिटीज। जो साइलेंट एमआई होता है सर, वो मेंस में ज्यादा कॉमन होता है या वुमेन्स में ज्यादा कॉमन होता है? आप क्या इसमें ज़्यादा था मेंस, क्योंकि थोड़ा वो ज़्यादा बताता नहीं है। फीमेल थोड़ा जल्दी सिम्टम को एक्सप्लोर कर देती है, लेकिन मैन में ज़्यादा रहता, ड्यू टू ओके सर। सेक्सुअल रीजंस इसके पीछे। ओके सर। सो आपका क्या प्रेफरेंस होता है सर? मतलब हर कोई जानना चाहता है कि मेरे डॉक्टर क्या यूज करता है। तो लॉन्ग ओपीडी के ड्यूरेशन में आप ज्यादा चाय प्रेफर करते हो कि कॉफी प्रेफर करते हो सर? नहीं, मैं पूरी ओपीडी में ना चाय पीता ना कॉफ़ी पीता। मैं तो गर्म पानी की बोतल रखता हूँ, मैं गर्म पानी पीता हूँ। लेकिन चाय पीने और कॉफ़ी पीने से कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ की अगर आप लिमिट सेट कर लो, 1-2 चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 कॉफ़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं, ये कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं। लेकिन अगर आप 20 चाय पी रहे हो तो मे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन असली रिस्क फैक्टर है आपका निकोटीन। आप यदि निकोटीन आप कहीं भी कैसी भी रूप में यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ। ये डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है। और अल्कोहल सेकंड। आप इन दो चीजों से सबसे पहले दूर रहें। और तीसरा, स्ट्रेस। आप सुबह उठते ही यदि आपको देर हो जाती है, मतलब आप जैसी आँख खुली होने देर हो गई,
मतलब उठते ही अगर आपको देर हो गई तो समझ लो आप जल्दी ही बिना डायबिटीज और बिना निकोटीन के ही आप पहुंच जाएंगे उस स्थिति में जहां पर आप कुछ बेहतर लग रहा है। दूसरा, कभी भी जीवन में मतलब ऐसा होता है ना कि कोई हो रहा है चीज तो बहुत बढ़िया और नहीं हो रही तो और भी बढ़िया। बस आप अपने तरीके से आप कर रहे हैं, हो जा रही है तो बढ़िया है भाई, हो गई, नहीं हुई तो और भी बढ़िया, क्योंकि हो सका इसके भी कोई साइड इफेक्ट हो। बिल्कुल भाई, आपको किसी ने शादी में इनविटेशन दिया, दैट इज गुड। आप शादी में इनविटेशन दिया, आप शादी में जाएंगे, दावत करेंगे, मिलेंगे। अब आपको किसी ने नहीं दिया तो अब यहाँ आपको और ज्यादा खुश होना है कि यार बढ़िया से इनविटेशन दिया, एक तो 1,000 रुपये बच गए जो मैं कन्यादान करता। अब 1,000 रुपये की गाड़ी लगती, पूरा दिन खराब हो जाता है, और बिना मतलब कि वहाँ सर्दी लग जाती तो जुकाम और हो जाता, और कोल्ड हो जाता तो ये लगता कि इसके खाने से हो गई। बिल्कुल बिल्कुल और अपना आराम से घर पे जो है 500 रुपये में ही हमारी पार्टी हो जाएगी। मीनिंग ये है कि दोनों कंडीशन में आपको फिट रहना है, डी स्ट्रेस रहना है। कोई भी जॉब, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और ये बिल्कुल रामधारी दिनकर ने 100 साल पहले लिख दिया। एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर जगता न सोता है। क्या बात। मतलब इंसान की कोई भी प्रॉब्लम है, वो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम ही उसके अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही उसमें फंसते हैं। बिल्कुल तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। वो उसका कौन सा था, वो ऑल इज वेल जो 3 इडियट में, हाँ ऑल इज वेल। ठीक है। बस ऐसी देखो, मैं अपने जीवन में बताऊं, अगर किसी की कोई जॉब आज छुट्टी है, मैं मानता हूँ 3 मिनट उसका दुख मनाना चाहिए, बस छुट्टी है, बुरा हुआ, मगर अब इससे अच्छी ढूंढेंगे, बात खत्म, ये अच्छा हुआ, ये झंझट से निकल गई है, अब कोई और बढ़िया कुछ करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं कि भाई जिनके साथ पहली नौकरी छूटी, अगली उनसे और अच्छी मिली, उनसे और अच्छी मिली। ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ है, जो मैंने छोड़ा मतलब उससे अच्छा ही आगे जो है मिला। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी फरुखाबाद में, वहाँ मुझे बंदरों ने इतना परेशान किया, मैं मतलब वहाँ जॉब कर रहा था, 7-8 दिन की जॉब करी मैंने वहाँ, मतलब जो गवर्नमेंट होती है पीएमएस वाली। और वहाँ रोज इतने बंदर आते थे कि रूम में से निकलना मुश्किल वहाँ। तो मुझे लगा यहाँ पे किसी बंदर ही काट ले। मैं आ गया घर। मैं इतना डर गया, मतलब मैं दोबारा वहाँ गया ही नहीं जॉब पे। मुझे इतने फोन आए कि अरे तुम, मैं नहीं आने का, वहाँ इतना बंदर है, और रात को वहाँ सर्दी वैसे पड़ रही थी उस समय। तो मैं अगर नहीं गया, अब नहीं गया तो देखो बुरा, उस समय गवर्नमेंट जॉब छूटना चाहे किसी भी कारण से तो एक बैड है ना वो। लेकिन मुझे लगता है आज अच्छा हुआ कि मैंने वो नहीं करी, नहीं तो मैं अब कहीं ना कहीं वैसे होता, मतलब अब बेटर हूं ना मैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं आई एम बेटर देना। ऐसे ही और भी लाइफ में ऐसी बहुत चीज होती हैं कि भाई आपको लगता है कि यार ये अच्छा हुआ, मतलब कि अगर आज आप फिट हो तो समझ लो जो चीजें घटी हैं, और हर जीवन में होता है, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ छूटती हैं, मगर जो छूटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ आप ही मान के चलो कि भाई अच्छा ही था। पता चला हम जाते वहां, वो हमें बुलाता, हमारा एक्सीडेंट हो जाता, तो कहीं लेट हो गए, देखो फ्लाइट छूटी ना उसकी जो थी। एक लड़की ने कहा कि भाई मेरी फ्लाइट छूट गई, आई एम सो सैड, कि रो रही कि मेरी फ्लाइट छूट गई, मुझे अमेरिका जाना था। और उसके बाद क्या हो, वो फिर हैप्पी हो रही कि भैया तो हमें नहीं पता कि भैया क्या हो, वो खुश हो रही है भाई छूट की फ्लाइट, बहुत अच्छा हुआ। अरे जीवन में ना कुछ गर्म है ना कुछ ठंडा है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री है। जो आज आपके लिए अच्छा है वो नेक्स्ट पल बुरा हो सकता है, जो अभी आपको बुरा दिख रहा है वो अगले पल आपको अच्छा दिख सकता है और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होता नहीं होता भाई, कोई आदमी है, आप अरे बहुत आप खुद उसके पैर चोरे हो, और फिर उसके बाद आप सोचते हो भाई ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया इंसान है, फिर एक घटना घट गई उसकी, उसके बारे में जैसे ही पता चला यार बहुत बदतमीज आदमी था, तो बहुत बेकार था, तो कहाँ अच्छा रह गया और कहाँ भी। तो ये सिर्फ एक कंपैरेटिव डिग्री है, जब तक कोई बुरी चीजें हैं तो वहाँ अच्छी भी हैं, और यही चीजें हम इंसान ने इसको समझा है, इसको सोचा है, इसको देखा है, इसको जिया है। इसलिए बी हैप्पी, डू नथिंग, आराम से रहो, ज्यादा मतलब बस जो दिख रहा करते रहो। डी स्ट्रेस सबसे पहले जरूरी। तो मैं ये कहता हूँ सभी ऑडियंस को, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड स्ट्रेस ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड गाइडेंस। और मेरे को जो ये लास्ट वाले जो आपने पॉइंट बोले, क्रिस्प पॉइंट्स, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे कि बी पॉजिटिव,
ऑल इज वेल। आई थिंक ये अगर लाइफ के मोटो बना लिए तो आधी प्रॉब्लम तो इन्हीं से है, मतलब आधी आपकी नाराजगी का तो प्रॉब्लम वहीं से। बहुत ज्यादा दिक्कत है इज्जत में। लोग सुबह अपनी इज्जत को इतनी बड़ी बना लेते हैं कि शाम तक उसकी बेइज्जती होती रहती है। भाई आप सुबह उठे, आप बोले, मैं डॉक्टर राजकुमार बजाज, अब मेरी इज्जत होनी चाहिए। और 4 लोगों ने नमस्ते नहीं करी, 20 ने तो करी, अब उन 4 की टेंशन हो रही है, ना नमस्ते क्यों नहीं करी, वो बेइज्जती करके आ रहे हैं। आप सुबह उठो कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, आप जीरो पे आओ सुबह। जैसे सुबह उठते हैं ना, सब जीरो। अब आप जब निकलोगे दिन में, अगर 4 लोगों ने नमस्ते की तो 4 पॉइंट इज्जत हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल इज्जत नहीं हुई क्योंकि हमने सुबह अपनी जीरो पे चले थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जिंदगी में इज्जत के चक्कर में मत। जो जितना बड़ा अपने आप को इज्जतदार मानेगा, समझ लो ये हार्ट अटैक जल्दी होने वाला है। क्योंकि बचनी तो इसकी है नहीं। वो तो कहीं ना कहीं एक दिन में 2-4 बार हर आदमी की हो जाती है कहीं ना कहीं। घर में तो बाहर हो जाती है, बाहर नहीं तो कहीं और हो जाती है, नहीं तो अपने आप ही हो जाती है। कहीं कोई पुरानी बात किसी ने फोन पे कह दिया, कह रहे तेरे बारे में एक बार उसने ऐसे बोला था, बस होगी वही में जीती। बिल्कुल सबसे पहले जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल अपनी इज्जत को जीरो कर दो। देखो बेइज्जती हमेशा उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। हमने मान लिया हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, अब कर ले बेइज्जती, किस बात की करेगा। बस इसलिए बढ़िया लाइफ जीने के लिए न्यूट्रल बिल्कुल। हमारे नहीं है भाई कोई भी इज्जत, हम जैसे हैं ऐसे ही है। कोई हमारी इज्जत कर लेगा तो 2 पॉइंट बढ़ गए, और फिर उन पॉइंट को भी जीरो कर लो आप। हमें कोई इज्जत नहीं, फिर सुबह को जीरो पे उठो, तो हमेशा खुश रहोगे, बढ़िया। लड़ाई भी नहीं होगी घरों में। सबसे ज्यादा घर में लड़ाई होती है कि मेरी इज्जत खराब होती है। अरे इज्जत हमारी 3 ही, तुम क्या खराब कर लोगे। बिल्कुल लेकिन अपनी तरफ से अपने अच्छे कार्य करो, मतलब मन से, जो से सब अच्छा बुरा सबको पता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या अच्छा है क्या गलत है क्या सही है। ऑलवेज मतलब जो ह्यूमन है, मुझे लगता है सबको आइडिया रहता बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड गाइडेंस। एंड आई थिंक ये जो पॉइंट्स थे, मतलब मेडिकल साइंस के बारे में तो हर कोई बात करता है, बट जो ये वाली जो लाइफ साइंस है उसको बताने के लिए सर बहुत शुक्रिया सर। है। थैंक यू।